कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, जरा संभल कर काम किया कर। पुष्पा ने अपनी बहू अंजना को टोकते हुए कहा। अंजना चाह कर भी कुछ न कह पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए ना जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा। पुष्पा ने क्रोध भरे स्वर में अंजना से कहा। उसी समय भावेश ने घर में प्रवेश किया। माँ को अंजना पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशगुन को शगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला, एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के अंदर दो दो अपशगुन। आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरी लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया, वरन उसी वर्ष मेरा आईआईटी कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक शगुन अपशगुन के चक्कर में ये ना करो वो ना करो में लगी हुई हो। जिसे जैसा करना है करने दो, दुनिया बदल रही है, तुम भी खुद को बदलो। अब ये टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले भावेश के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुत आया बीबी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गिरस्ती। तिल तिल करके जोड़ी जाती है गिरस्ती। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे पाई पाई जोड़ी, तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए हैं। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी पुष्पा चुप न रह सकी और अंजना पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आदतन बोल उठी। क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हुई हो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी। परेशान हो गया हूँ रोज की चिक चिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है, घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वो कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो तो वो मेरी पत्नी है, तो निभाना पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या, वो तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वो भी बुरी लगने लगती है। ना जाने कैसा जमाना आ गया है। माँ मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अंजना से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मार कर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसके कदम रखते ही तो इतना बदल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वो सही और मैं गलत। क्रोध से बिफरते हुए माँ पुष्पा बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख और शांति चाहता हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ। अंजना ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वे बिफरते हुए बोली, पहले तो खुद आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से। तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जली कटी सुनकर अंजना की आंखों में आंसू भर आए और वो अंदर चली गई, पर भावेश चुप न रह पाया।
बहुत दिनों से माँ का अंजना पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना व चिल्लाना, ये ना करो वो ना करो की बंदिशों में बांधना उससे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बखेड़ा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा, तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए। कम से कम रोज रोज की चिक चिक से तो निजात मिलेगी। तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उसने नहीं, बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वो अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करोगी तभी वो तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। कितना कृतज्ञ हो गया है तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तू मेरा अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। इससे तो पैदा ही ना हुआ होता तो कम से कम ये दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। अच्छा हुआ जो तेरे पिताजी ये अपमान सहने से पहले ही चले गए। हे भगवान, तू मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। क्रोध के साथ उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आज से पहले भावेश ने उनसे इस तरह की बात नहीं की थी। उसी एहसान का बदला तो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आखिर कब तक मुझे परीक्षा देनी होगी? कब तक वक्त बेवक्त ताने सुनने पड़ेंगे? माँ के इसी तरह के नित्य कड़वे वचन सुनकर भावेश भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसी तीक्ष्णता से उत्तर दिया और अंदर चला गया। क्रोध से उबल रही पुष्पा ने बेटे बहू से तिरस्कार पाकर खुद को पूजा घर में बंद कर लिया। यही उनका ब्रह्मशास्त्र था। अंजना ने चाय के लिए आवाज दी, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। खाने के लिए आवाज दी, फिर भी वे नहीं पसीजी। पसीजती भी कैसे? इस बार बहू ही आकर पूछ रही थी। बेटा एक बार भी नहीं आया। आज से पहले जब जब भी उनमें और बहू में तकरार हुई है, वो उसे मना कर उनके क्रोध को शांत कर दिया करता था और अंजना से भी सॉरी बुलवा दिया करता था। पर आज बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। सदा शांत रहने वाले पुत्र के मुंह से निकलने वाले शब्द अब भी पुष्पा के मन के मथ रहे थे। साथ ही उसका उनसे खाने के लिए भी न पूछना उन्हें दंशित करने लगा। वे कुढ़कर रह गईं। रात में जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो धीरे से दरवाजा खोलकर वे बाहर आईं। किचन में कुछ न पाकर बड़बड़ाई कि किसी को भी मेरी चिंता नहीं है। दोनों खाकर मजे से सो गए हैं। मैं जीऊं या मरूं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। हे भगवान, न जाने कैसा जमाना आ गया है। फ्रिज खोला तो उसमें सब्जी के साथ ही रोटी का डब्बा रखा देखकर चैन की सांस ली। सब्जी की मात्रा व डब्बे में रोटियों की संख्या देखकर उन्हें लगा कि किसी ने भी खाना नहीं खाया है। फिर मन में आया कि कुछ और खा लिया होगा। जब मेरे लिए इनके दिल में इतनी कड़ुआहट है तो वे खाना क्यों छोड़ेंगे? अशांत मन से सब्जी गरम की और खाना खाकर सो गए। सुबह उठी, पूरे कमरे को रोशनी से नहाया देखकर चौंक गई। सुबह के 8 बज गए हैं। इतनी देर तक तो वे कभी भी नहीं सोई। नित्य काम से निवृत्त होकर बाहर आई तो देखा कि बहू किचन में थी और बेटा घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है। उन्हें देखकर भी उसने उनसे कुछ नहीं पूछा और न ही कहा। उसे चुपचाप ऑफिस जाते देख मन में कुछ दरक गया। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया वो उनसे ऐसे मुंह मोड़ लेगा, कभी सोचा भी नहीं था। पति सिद्धार्थ के मरने के बाद उन्होंने अकेले ही पुत्र भावेश और पुत्री दीप्ति को हर कठिनाइयों से बचाते हुए पाला है। दीप्ति अपने घर संसार में इतनी डूब गई है कि उसे उनकी सुध ही नहीं है और आज भावेश ने अपनी पत्नी के लिए उसे खरी खोटी सुना दी। आज जब आराम करने का समय आया तो दोनों के ऐसे तेवर, अगर कुछ कह दिया तो दोनों के मुंह ही फूल गए। ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। अंजना ने उनके सामने चाय रखी तो वे भड़क कर बोले,
बेटे को तो मुझसे दूर कर ही दिया, अब और भी कुछ करना बाकी है तो वो भी कर दे। पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी कि आज वो मुझसे बिना बात किए ही ऑफिस चला गया। इस बार अंजना भी चुप न रह सकी और बोली, रात में चुपचाप उठकर आपने खाना खा लिया, बहू की तो दूर, पर क्या आप ये सोच भी पाई कि बेटे ने भी रात में कुछ खाया है या नहीं। इस समय भी वे बिना खाए ऑफिस चले गए हैं, यहाँ तक कि टिफिन भी नहीं ले गए हैं। तेरा पति है, तू जाने कि उसने क्यों नहीं खाया। चाय पीते हुए निर्लिप्त स्वर में उन्होंने कहा, आप भी तो उनकी माँ हैं, क्या आपका फर्ज नहीं कि एक बार अपनी पेट पूजा से पहले अपने बेटे से भी पूछ लें कि उसने कुछ खाया है या नहीं। सदा चुप रहने वाली अंजना भी आज चुप न रह पाई। वो भी आज भावेश के बिना खाए निकल जाने के कारण बेहद दुखी थी। बहुत बोलने लगी है तू, कर्म तो मेरे ही फूटे थे, वरना एक से एक लड़कियां आ रही थी मेरे भावेश के लिए। दहेज भी खूब मिलता, पर तूने उस पर ना जाने कैसा जादू कर दिया कि वो तुझे ब्याह कर लाया। एक तो गरीब घर की और ऊपर से बेशऊर, ना बात करने का तरीका और ना रहने का। मैं तो ये सोचकर तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई थी कि गरीब है तो क्या हुआ, मेरे भावेश की पसंद है और शायद मेरे इस एहसान के बदले तू मुझसे दबकर रहेगी और मेरी हर बात मानेगी। पर बात माननी तो दूर, तू तो मेरे भावेश को ही मेरे विरुद्ध भड़काती रहती है, वरना वो पहले ऐसा नहीं था। आखिर कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी। गरीब हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? गरीब होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, IITN बनाया। भावेश ने मेरी योग्यता के कारण मुझसे विवाह किया था। इस सब के बावजूद भी दिन रात ताने, आखिर कितना सहूं? अंजना ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में वापस चली गई। जा जा, इन टेसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं। इन टेसुओं के सिवा लाई ही क्या है? मेरे सोने से घर को नरक बनाकर रख दिया है। सास के स्वर अंजना के मन मस्तिष्क में शीशे की तरह चुप चुप कर उसे लहूलुहान कर रहे थे। विवाह के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, ये तो उसने सुना था, पर रिश्ते निभाने के लिए उसे अपमान भी सहना होगा, ये उसने नहीं सोचा था। उसने अपनी सास की हर बात मानने और उनकी इच्छा अनुसार काम करने की भरपूर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी हर बात में कमी निकालकर उसे बेशऊर सिद्ध करना उसकी सास को सुकून पहुंचता था। घर की सजावट में थोड़ा भी फेरबदल करने का प्रयत्न करती तो तुरंत कह देती कि ये मेरा ड्रीम हाउस है, जब तक मैं हूँ कोई फेरबदल नहीं होगा। आखिर उसने घर की साज सज्जा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके हिस्से में अधिकार के बजाय कर्तव्य ही आए। कर्तव्य करते करते अगर कहीं कुछ भूल चूक हो जाती तो ऐसे ताने देकर लहूलुहान कर दिया जाता कि उसे लगता ही नहीं था कि वो इस घर की बहू है। छुटपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण अंजना को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला था। सोचा था सास के रूप में माँ को प्राप्त कर वो सारी कमी पूरी कर लेगी, पर माँ तो ऐसे व्यवहार करती जैसे वो उनकी बहू नहीं नौकरानी हो। कल तो हद ही कर दी, जब वो उनको खाने के लिए कहने गई तब तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, किंतु भूख बर्दाश्त न होने पर उन्होंने रात में चुपचाप उठकर खाना खाया और सो भी गई, जबकि माँ के न खाने के कारण भावेश ने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया था। वो अकेले कैसे खाती, उसे बना बनाया खाना उठाकर फ्रिज में रखना पड़ा और आज सुबह भी भावेश नाश्ता बनने के बावजूद बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि भावेश का गुस्सा उस पर है या माँ पर। आखिर कैसे वो सामंजस्य स्थापित करे, वही कितना झुके। सब कुछ भूलकर वो सुबह की चाय देने गई तो फिर वैसी ही जली कटी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। मन इतना खराब था कि आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ।
कमरे में आकर उसने छुट्टी का मेल कर दिया। पुष्पा ने अंजना को कमरे में जाते देखा तो सोचा कि जाती है तो जाए, मुझे क्या, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगी, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तेवर तो देखो इस लड़की के, पता नहीं अपने को क्या समझती है। पूरी जिंदगी तो उन्होंने बच्चों की परवरिश में लगा दी। दीप्ति के विवाह के बाद सोचा था कि बेटे का विवाह अपनी इच्छा अनुसार करूंगी, उसके विवाह में मोटा दहेज लेकर अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी जो पारिवारिक दायित्वों के चलते पूरा नहीं कर पाई। पर भावेश ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक दिन इसे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, माँ आशीर्वाद दो। वे बेटे भावेश के बर्ताव से अवाक थे। वे कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही भावेश और अंजना उनके पैरों पर झुक गए। इकलौता बेटा है, विद्रोह करके जाती भी तो कहाँ जाती, सोचकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे ही दिया। आग में घी का काम किया उनकी पड़ोसन सीमा और मीनाक्षी के शब्दों ने, जो खबर मिलते ही उसे बधाई देने आ पहुंची और उससे पूछा, पुष्पा बहन, बहू तो है ही बहुत सुंदर, सुना है लव मैरिज की है, अकेली ही आई है या साथ में कुछ लाई भी है। अब उनसे क्या कहती, मन महसूस कर रह गई थी वे। पुत्र से तो वे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जब तक मन का आक्रोश अंजना पर निकलने लगा। कल जब वे अंजना को टोक रही थी तभी भावेश आ गया और उनसे उलझ पड़ा। उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि वो बहू का पक्ष लेगा। इससे पहले भी वे अंजना को ये ना करो वो ना करो की हिदायतों के साथ उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती आई थी और अक्सर भावेश से उसकी शिकायत भी कर दिया करती थी। पर हर बार वो अंजना को ही डांटकर उनका पक्ष मजबूत करता रहा था। पर आज तो हद ही हो गई। उसने न सिर्फ अंजना का पक्ष लिया बल्कि उनके रूठने पर भी उन्हें मनाने नहीं आया। पर मैं भी किसी से कम नहीं, इनसे दबूंगी नहीं, वरना ये मेरा रहना ही दूभर कर देंगे। सोचकर उन्होंने खुद को समझाया और अंजना के द्वारा बनाई चाय पीकर नहाने चली गईं। नहाकर जब वे पूजा करके बाहर आईं तो देखा कि अंजना कमरे से बाहर ही नहीं आई। वे किचन में गई तो देखा कि भावेश का लंच पैक है। उसे खोलकर देखा तो उसमें सब्जी पराठा था। कुछ बनाने की अपेक्षा उन्होंने उसे ही खाना श्रेयस्कर समझा और नित्य की तरह टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। दोपहर का 1 बज गया। अंजना को कमरे से बाहर न आते देख उन्होंने टोस्टर में ब्रेड सेकी और 1 कप चाय बनाकर खाने बैठ गए। उन्होंने न ही अंजना को आवाज दी और न ही उसके कमरे में गई। शाम 4 बजे चाय की तलब लगने पर खुद ही चाय भी बनाकर पी ली। पर अब तक उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब वे भावेश के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो आया मन का आक्रोश निकलने लगा। अब चुप भी करो माँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? एक वक्त खाना बनाकर नहीं खिला पाई तो इतना क्रोध क्यों? हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो। हाँ हाँ, अब तो माँ में ही तुझे कमी नजर आएगी, वही तेरे लिए सब कुछ हो गई है। पल्लू से जो बांध लिया है उसने तुझे। तुम सास बहू के चक्कर में मेरा जीना दुश्वार हुआ जा रहा है। तुम्हें जैसे रहना है रहो, मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। तू क्यों जाएगा? जाना है तो मैं ही जाऊंगी, सदा की तरह उन्होंने कहा। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही भावेश दंदनाता हुआ बाहर चला गया। जब तक वे बाहर आई तब तक वो जा चुका था। भावेश को पैदल घर से जाते देख उन्होंने सोचा ऐसे ही किसी मित्र के घर चला गया होगा। क्रोध शांत होते ही घर वापस आ जाएगा। सब मुझ पर ही गुस्सा निकालो। बहू के ऐसे तेवर, सुबह से पानी के लिए भी नहीं पूछा और शिकायत की तो बेटा भी घर छोड़ने की धमकी देने लगा। हे भगवान, अब तो मुझे उठा ही ले। उन्होंने सदा की तरह ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। 8 बजे पुष्पा बहू के कमरे की तरफ गई। एक बार सोचा कि आवाज लगाए, पर खुद की अकड़ ने उन्हें रोक लिया।
अपने लिए 2 रोटी बनाई और पिछले दिन की बनी सब्जी से खाली और निश्चिंत भाव से टीवी देखने लगी। 9 बजे यहाँ तक कि 10 बज गए। ना बेटा लौटा और ना ही बहू कमरे से बाहर निकली। अब उन्हें चिंता होने लगी। अचानक उन्हें लगा बहू ठीक ही कह रही थी कि कैसी माँ है आप, ये जाने बिना कि बेटे बहू ने खाया है या नहीं, आपने खा कैसे लिया। बहू की बात तो छोड़ दे, पर उसके मन में रात में बिना खाए सोए और सुबह भूखे ही ऑफिस चले गए बेटे के प्रति जरा सी भी संवेदना नहीं जगी। उससे कुछ खाने के लिए पूछने के बजाय उसके आते ही वे शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। ये कैसी आत्मघाती प्रवृत्ति बनती जा रही है उनकी। अब उन्हें पुत्र की चिंता हो रही थी, वहीं बहू पर भी गुस्सा आ रहा था, जो सुबह से अपने कमरे में बंद थी। उसकी नहीं, कम से कम अपने पति की तो चिंता होनी चाहिए उसे। भावेश के मोबाइल पर ट्राई किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। भावेश के मित्र नरेश को फोन किया तो उसने कहा, माँ जी, भावेश मेरे पास तो नहीं आया, दीपक से पूछकर देखिए, शायद उसे पता हो। दीपक के साथ पुष्पा ने भावेश के कुछ अन्य मित्रों को फोन किया। वहां से नकारात्मक उत्तर पाकर उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब बहू के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। उसके कमरे में कदम रखा तो बिजली बंद थी। बिजली ऑन करते हुए कुछ कठोर शब्द मुंह से निकलने ही वाले थे कि देखा, वो चादर ओढ़े लेटी है, शरीर बुरी तरह कपकपा रहा है और मुंह से भी कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे हैं। यह देखकर वो घबरा गईं। बहू की यह हालत और बेटे का कुछ पता नहीं। पास जाकर छुआ तो शरीर तप रहा था। पहली बार आत्मग्लानि से भर उठा था उनका मन। कोई उपाय न देख अंजना की स्थिति बताते हुए दोबारा नरेश को फोन किया तो उसने कहा, आंटी, इतनी रात को कोई डॉक्टर आएगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बार बेटी दीप्ति ने भी अंजना के प्रति उनके रूखे व्यवहार को देखकर कहा था, माँ, रस्सी को इतना भी न ऐंठे कि वो टूट जाए। फिर ये मत भूलो कि तुम्हारे बुढ़ापे के यही सहारे हैं। आज तुम जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तू अभी बच्ची है, तभी ऐसा कह रही थी। अगर अभी मैंने इन्हें टाइट करके नहीं रखा तो बाद में ये मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। दीप्ति के समझाने पर माँ पुष्पा ने उत्तर दिया था, वो सब पुरानी बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि हर संबंध प्यार दो और प्यार लो के सिद्धांत पर टिका है। डरा कर या दहशत पैदा कर आप कुछ समय के लिए भले ही उन्हें अपना गुलाम बना लो, पर कभी न कभी तो उनके क्रोध का गुब्बारा फूटेगा, तब उन्हें दोष मत देना। अच्छा, अब बंद भी कर अपना प्रवचन। उस समय उन्होंने दीप्ति को चुप करा दिया था, पर आज अंजना की हालत देखकर और बेटे का कोई अता पता न पाकर इस समय उन्हें दीप्ति का कहा एक एक शब्द सही लग रहा था। वरना सदा शांत रहने वाले और उसकी हर आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाले बेटे बहू में इतना अंतर क्यों आया? कहीं उनकी बेवजह की नुक्ताचीनी ही कारण तो नहीं? आज पुष्पा इस सब की वजह खुद को समझने लगी थी। न ही वे इतनी कठोर या बेरुखी होती और न ही भावेश घर छोड़कर जाता, न ही बहू की यह हालत होती। आखिर किसी बात को सहने की भी एक सीमा होती है। जब अति हो जाता है तो एक संवेदनशील इंसान ऐसे ही मानसिक संतुलन खो बैठता है। उन्हें ये बात समझ में तो आई, पर कुछ देर से। तकरीबन आधे घंटे बाद नरेश डॉक्टर को लेकर आया। आते ही उसने अंजना को इंजेक्शन दिया और समय से दवा खिलाने का निर्देश देते हुए ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा। भावेश का कहीं कोई पता नहीं था। इधर अंजना की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। पुष्पा जिन्हें अंजना के नाम से ही चिढ़ थी, अचानक उसके प्रति सहृदय होने लगी। अंजना जब भी भावेश के लिए पूछती, वे कह देती कि वो ऑफिस के काम से बाहर गया है, काम होते ही आ जाएगा।
उसका मोबाइल अब भी स्विच ऑफ बता रहा था। अभी पुष्पा कश्मकश से गुजर रही थी कि दीप्ति का फोन आया। ना चाहते हुए भी उन्हें दीप्ति को बताना पड़ा। दीप्ति ने सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, माँ, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आ जाती। जब तक भैया नहीं मिल जाते तुम्हें संयम से काम लेना होगा, खुद के साथ भाभी को भी संभालना होगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, झूठ बोलने के बावजूद अंजना सब समझ गई थी। नरेश और उसके अन्य मित्र भी भावेश के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। अंजना पर इस बात का ऐसा असर हुआ कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि दवा खाने से भी उसने मना कर दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन सास पुष्पा उससे बोली, बेटी, मैं तेरी दोषी हूँ, मुझसे गलती हुई है, इसका प्रतिकार भी मुझे ही करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है भावेश एक दिन जरूर लौट कर आएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, आखिर कब तक वो तुझसे दूर रह पाएगा। पर बेटा, उसके लिए तुझे जीना होगा। यूँ खाना पीना छोड़ने से तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा ना। कुछ दिन और देख लेते हैं, वरना फिर पुलिस में कंप्लेंट करवाने के साथ पेपर में भी इश्तिहार देंगे। सासू माँ की बात मानकर अंजना ने थोड़ा खाने की कोशिश की, पर उसे उल्टी हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होने पर पुष्पा ने उसे डॉक्टर को दिखाने का निर्णय लिया और वे अंजना को लेकर डॉक्टर को दिखाने उनके नर्सिंग होम पहुंच गई। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है? पुष्पा ने डॉक्टर के चेक करने के बाद पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मिठाई खिलाइए, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? बिल्कुल सच अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर को दिखाकर सास बहू दोनों कमरे से निकली ही थी कि एक नर्स दौड़ती हुई आई और बगल के कैबिन में घुसते हुए बोली, डॉक्टर साहब, उस पेशेंट को होश आ गया है। सच? तुम चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर उस पेशेंट को। नर्स की बात सुनकर अंजना से रहा नहीं गया। उसने डॉक्टर के केबिन में घुसते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और बिना इजाजत दिए मेरे केबिन में कैसे घुस आए? डॉक्टर साहब, मेरे पति लगभग 15 दिन से लापता हैं, इसलिए मैं इस पेशेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। अंजना ने डॉक्टर की डांट की परवाह किए बिना कहा, 15 दिन से लापता? लगभग इतने दिन पूर्व ही इस व्यक्ति को बुरी तरह से जख्मी हालत में यहाँ पर लाया गया था। कोई पहचान का जरिया न होने पर हम उनके घर वालों को खबर नहीं कर पाए हैं। वो तो उस सज्जन की सज्जनता कहिए जो उसे इतनी जख्मी हालत में उठाकर लाए, वही इसके इलाज का पूरा खर्च भी उठा रहे हैं। अचानक डॉक्टर के स्वर में नरमी आ गई। क्या हम उससे मिल सकते हैं? पुष्पा और अंजना ने एक साथ कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे दोनों डॉक्टर के पीछे पीछे गए। भावेश को पाकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, पर भावेश ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। क्या आप इन्हें जानती हैं? जी, ये मेरा बेटा भावेश है। हम पिछले 15 दिनों से तलाश रहे हैं। माँ जी ने खुशी खुशी डॉक्टर से कहा। चलो, अच्छा हुआ, वरना हम इनकी आइडेंटिटी को लेकर परेशान हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा और समीप ही खड़ी सिस्टर को कुछ निर्देश देकर वापस चला गया। आज दो दो खुशियाँ आपके दामन में समाई हैं माँ जी, जमकर पार्टी दीजिए और हाँ, मुझे बुलाना मत भूलिएगा। पीछे से आवाज आई। पुष्पा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही नर्स खड़ी थी जिसने पेशेंट के होश में आने की सूचना दी थी। आप दवा का पर्चा वहीं भूल आई थी, डॉक्टर ने आवाज लगाई। पर आपने सुना नहीं? लीजिए दवा का पर्चा और हाँ, पार्टी में बुलाने से नहीं भूलिएगा। नर्स ने दवा का पर्चा उसे पकड़ाते हुए पुनः कहा। तुम्हें कैसे भूलूंगी? तुमने तो आज मुझे वो खुशी लौटाई है जो मुझसे मेरी गलती के कारण दूर हो गई थी। माँ पुष्पा मन ही मन बुदबुदाई, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी ने भावेश के बिस्तर पर बैठकर उसका चेहरा अपनी
ओर करते हुए कहा, दूसरी खुशी कौन सी है नहीं पूछेगा। बेटे की आंखों में प्रश्न देखकर माँ फिर बोली, तू पापा बनने वाला है और मैं दादी। ये खुशी मुझे मेरी बहू अंजना ने दी है। कहते हुए पुष्पा ने अंजना की तरफ देखा और उससे कहा, दूर क्यों खड़ी है, यहाँ आना, तेरा भावेश तेरा इंतजार कर रहा है। पुष्पा अंजना को भावेश के पास बैठा कर बाहर चली गई और दीप्ति को फोन मिलाने लगी। दीप्ति भी परेशान थी। बहुत दिनों के बाद खुशियों ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। वो अपनी जिंदगी जी चुकी बच्चों की जिंदगी में बेवजह दखल देकर अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उनमें फिर से दरार आए। सच ही उन्हें आज जिंदगी से एक सबक मिला है। दीप्ति ठीक ही कहती है कि प्यार देकर ही प्यार पाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।